तो आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। यही चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो उस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, दैट इज कॉल्ड सेल। मीन्स सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Fundamental unit of life. Fundamental, that smallest unit that also help in formation of structure and perform the functional also, ठीक है। यानी कि cell is also called a structural and functional unit। तो सेल आपका दो रूप में डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Why cell is called a structural unit? Why? अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उसी चीज़ को बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका होता है क्या, सेल। और ये सेल यूनाइट होता है और यूनाइट होकर बनाता क्या है, टिश्यू। देन ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्टली organism। तो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हियर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, सेल। सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। That's why it is called structural unit of life. Functional unit, all the function that will be performed by a living organism, a cell is directly or indirectly involved। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो डायरेक्टली सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल होता है, बट बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें डायरेक्टली सेल तो इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इसके लेवल में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो अदर आपके लेवल हैं लाइक टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या आपका प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक रिस्पायरेशन की अगर बात करें हम, तो रिस्पायरेशन परफॉर्म इनसाइड ए सेल। सेल के अंदर रिस्पायरेशन में दो चीज़ होता है, एक सांस लेना और छोड़ना, जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। नहीं तो डेट ब्रीदिंग आपका परफॉर्म होता है ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होता है।
नहीं, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंड सेकेंड इवेंट, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट विल बी अकर इनसाइड ए सेल। मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों ही आपका सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री रिलेटेड टू सेल। मीन्स सबसे पहले बात आएगी क्या कि हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक। हम कहाँ बोले कि डेड की लिविंग? हम तो ये नहीं बोले, हम डायरेक्टली आपको क्या बोले कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर लिविंग की बात की जाए तब आपको लिवेन हुक आ जाएगा, एंटवान लिवेन हुक। ठीक है, तो बहुत सारे आपका हिस्टोरिकल चीज़ दिया हुआ है। तो फर्स्ट तो यही हम लिखेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हिस्ट्री रिलेटेड टू सेल, तो फर्स्ट आ जाएगा क्या? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। व्हेन 1665। ठीक है, द सेल दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय रॉबर्ट हुक वाज डेड सेल। ठीक है, देन रॉबर्ट हुक। ठीक है, देन आपका लिविंग सेल, लिविंग सेल लिवेन हुक। लिवेन हुक। ठीक है, लिवेन हुक। लिविंग सेल की अगर बात करें तो लिवेन हुक डिस्कवर किए थे 1674। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831। हाँ, रॉबर्ट।
फिर था आपका प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे, परकिंजे, 1839। सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्लाइडेन एंड स्वान। तो दीज आर द मेजर हिस्ट्री। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? रिकॉर्डिंग के चलते नहीं। चलो, तो देखिए ये हिस्ट्री है आपका सेल का, ठीक है। हिस्ट्री रिलेटेड टू सेल। फर्स्ट सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1668। 1665। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटवान लीवेनहुक इन 1674। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। प्रोटोप्लाज्म परकिंजे in 1839 and cell theory was discovered by Sliden and Swan। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। तो दीज आर द हिस्ट्री रिलेटेड टू सेल। किसका? सेल थ्योरी कब था उसमें? देखो दो थे, दोनों अलग अलग टाइम पे दिए हैं, ठीक है। जैसे आपका स्लाइडेन जो थे वो 1838 में दिए हैं, जबकि स्वान जो थे 1839 में दिए हैं। एक थे वर्चाऊ, वर्चाऊ इन्होंने बोला था कि जो भी सेल होगा वो पहले से सेल जो प्रेजेंट है उसी से एराइज होगा, यानी कि सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से जो सेल है उसी से नया सेल आपका बनेगा। दैट विल बी गिवन बाय वर्चाउ। मिटा देना ये। हाँ, तो अब बात करते हैं सेल, ठीक है। हिस्ट्री तो बात हो गई है, अब फिर से आते हैं सेल पे। एक सेल
जिसको अभी हम बात किए कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें, हम अभी ना तो प्लांट सेल, ना एनिमल सेल, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी तरह की कोई स्पेसिफिक सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल और या बोल सकते हैं कि कॉमन सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेल की बात करेंगे तो उस कॉमन सेल का मेजर क्या कंपोनेंट होगा? कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल सेल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। बीच में आप सब जानते हैं क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। एंड हियर ए लिक्विड लाइक अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। First membrane, then nucleus, and inside a membrane and nucleus a liquid jelly-like substances will be present, in which some solid and some proteinous components are present, that is called cytoplasm। अगर हम बात करें, एक यही टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अभी आप लिखिए, कौन दिए थे प्रोटोप्लाज्म? परकिंजे, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑल द मटेरियल इनसाइड ए सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। all component inside a cell membrane, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। मीन्स प्रोटोप्लाज्म को हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, कैसे कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यही ना है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और हम क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज रिप्रेजेंटेड एज, प्रोटोप्लाज्म इज रिप्रेजेंटेड एज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर यहीं से पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म क्या है, तब क्या हम बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म इज लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। Materials present between cell membrane and nucleus, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली पूछे कि व्हाट इज द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरे प्रोटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस को हटा दे तो क्या बचेगा आपका? साइटोप्लाज्म। तो ये दो क्लियर हुआ पॉइंट है, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। यस सर। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बात करेंगे उस पर हम, ठीक है। बहुत सारे प्लांट में कुछ एक दो अलग होगा, एनिमल में आपका अलग होगा।
अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर बात करें तो वहाँ डिफरेंसेस हम अभी बताएंगे। यानी कि सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एराइजिंग के बेसिस पे, मीन्स डेवलपमेंट के बेसिस पे सेल को दो भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। डेवलपमेंट ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? सेल, मीन्स द टाइप ऑफ सेल दैट विल अपीयर इन अर्लियर टाइम, प्रिमिटिव टाइम। जो सबसे प्रिमिटिव कहने का मतलब जो सबसे पहले आया, वैसे सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू, क्या होता है? ट्रू। कैरियोटिक मतलब सेल, यानी कि वैसा सेल जो ट्रू सेल हो। ट्रू सेल कब बोलेंगे हम? किसी सेल को ट्रू सेल कब बोला जाएगा? जब उसमें सारा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, वेल डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड कंडीशन में हो, तभी हम उसको ट्रू सेल बोलते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि वैसा सेल जो सबसे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहने का मतलब सबसे पुराना, जो सबसे पहले आया, वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो लैकिंग होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि यहाँ पे सारा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डेवलप्ड कंडीशन में होगा। समझ में आई बात है? तो यहीं पे थोड़ा लिख लीजिए, न्यूक्लियस इज एब्सेंट और स्कैटर्ड। या तो एब्सेंट होगा या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। हाँ, डबल टी या डी ना। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड होगा, जबकि आपका जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो भी वेल डेवलप्ड कंडीशन में होगा। जैसे डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंसेस भी होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। क्या?
स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का बहुत सारा पार्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, उसके अंदर आपका जो लिक्विड पार्टिकल होगा, साथ ही साथ आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, वो न्यूक्लियर आपका साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला हुआ रहेगा, तो उसी को बोलते हैं स्कैटर्ड फॉर्म। ये तो हुआ आपका सेल के एराइजिंग और डेवलपमेंट के बेसिस पे कि दो तरह का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा वो मेजर जो आपका पार्ट होता है वो होता है कि वो प्लांट में है कि एनिमल में है, ठीक है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जो प्लांट में होगा वो प्लांट सेल बोला जाएगा, जो एनिमल में होगा वो एनिमल सेल होगा, ठीक है। बट डिफरेंसेस क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट। सबसे आउटर पार्ट में आपका सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट। दूसरा क्या होगा, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड एक आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, तो प्लास्टिड इज एब्सेंट। अरे हमको मालूम है कि तुम लोग मिमिक्री करने में बहुत तेज हो, नहीं मिमिक्री करो, लेकिन सबका एक टाइम होता है ना। अब इतना अच्छा आवाज़ निकाल रहे थे, हम भी सुनते कौन इतना भाई टैलेंटेड आदमी है, हाँ, तब ना हमको भी मज़ा आता। क्या, चलो तो बात कर रहे थे कि प्लास्टिड आपका एब्सेंट होगा किस में, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा, यहाँ तो प्रेजेंट होगा। अरे क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। यही तो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑर्गेनेल है जो आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्लांट के सेल में, आप जब हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरल होता है। पेरीफेरल कहने का मतलब, सपोज कीजिए ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में आपका वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है वो आपका किनारे होता है, साइड में होता है। तो साइड यानी कि पेरीफेरल, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस इज पेरीफेरल, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। अभी तो बताएं कि सेल मेम्ब्रेन के पास में होगा, वो बीच में नहीं होगा,
किनारे होगा, पेरिफेरल होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सेंटर में होगा। ये अगर एनिमल सेल है तो इसके बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेंटर में होगा। हाँ, न्यूक्लियस यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है ना, तो न्यूक्लियस आपका क्या होगा, सेंटर में होगा। हाँ, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। फिर आपका बात होगी वैक्यूल का, ठीक है, वैक्यूल। तो इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट। लार्ज वैक्यूल्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे आसानी से दिख रहा है कितना लार्ज वैक्यूल है। प्लांट के केस में वैक्यूल जो होता है वो सेल का मैक्सिमम एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। हाँ, वैक्यूल होता क्या है, खाली स्पेस, एक मेम्ब्रेन है उसके अंदर खाली जगह होता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे। और वो खाली स्पेस में होता क्या है, आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर होता है। तो प्लांट के केस में आपका वैक्यूल लार्ज इन नंबर होता है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल इन नंबर होता है। लार्ज इन नंबर, बट यहीं पे लिख लो, बट स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन नंबर, एक या दो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल एंड लार्ज इन नंबर, यानी कि वहाँ 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकता है वैक्यूल, बट छोटे साइज में होगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंसेज है प्लांट और एनिमल सेल। अभी बहुत सारा डिफरेंसेज है, साइज के भी बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है कि इसका साइज जो होता है वो फिक्स होता है, हाँ, जबकि इसका साइज फिक्स नहीं होता है। देखो, किसी भी सेल का शेप, साइज या फंक्शन जो होता है वो डिपेंड ये करता है, इस पे करता है कि वो किस जगह पे है या फिर क्या काम करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ ए सेल। समझ में बात आई? शेप एंड साइज ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, जनरली एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में साइज जो होता है वो वेरी करता है, शेप भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है इन कंपैरिजन टू प्लांट। तो हमारे एनिमल के केस में या ह्यूमन के केस में बहुत डिफरेंट तरह के शेप ऑफ साइज और साइज आपका अलग अलग है सेल का। जैसे रेटिना, नर्वस सेल, नर्व सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, नेफ्रॉन भी एक टाइप ऑफ सेल है नहीं, तो आरबीसी, ये सारा जो सेल है आपका उसका साइज जो होगा अलग अलग होगा, सबका फंक्शन भी अलग है। नर्व सेल का फंक्शन क्या हो गया?
आपका इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर रहा है, जबकि रेटिना या जिसमें रॉड एंड कोन सेल होता है वो क्या करता है, आपको विजन में मदद करता है, सेंसिटिव होता है वो लाइट के प्रति, ठीक है। उसी तरह आरबीसी न्यूक्लियस ही नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी हैविंग नो न्यूक्लियस, और उसका काम क्या है, वो रेड ब्लड सेल जो क्या करता है कि ऑक्सीजन और CO2 को आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पे सेल का साइज और शेप क्या होगा आपका, चेंजेज होते रहता है, चेंज होगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए यहीं पे आप लोग, लिखो शेप एंड साइज ऑफ ए सेल, shape and size of a cell depends on their location and function,